बसम साहब, आपने माशाल्लाह बात आपकी बीच में लगी, सियासत में कैसे आए? हाँ, मैं जिस वक्त ये बोलने का शौक़, लिखने का शौक़ था, तो जब मैं दुबई गया हूँ ना, तो मुझे बड़ी उदासी वहाँ पे महसूस होती थी कि सियासी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती थी। तो फिर मेरे पास ना एक दोस्त है मेरे, ताहिर मुनीर ताहिर साहब, नवाब वक्त के ब्यूरो चीफ। उन्होंने कहा यार आज ना बुखारी साहब, सज्जाद बुखारी साहब आ रहे हैं, सैनेटर ने पीपल्स पार्टी दे, तो थोड़ी मुलाकात करवाइए। अच्छा, एक और बात शाहिद साहब, वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिला वतन होके गई हैं, आप यकीन करेंगे हमारी हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते उनसे मुलाकातें हुआ करती। अच्छा। तो इस तरह से जितने सियासी लोग उनको मिलने आते थे, तो मैं उनकी मेहमान नवाजी मैंने शुरू कर दी। जब आपको जर्नलिज्म भी साथ होती थी और साथ जी हाँ, साथ तो पार्टी वो जो आपके अंदर लिखने लिखाने का कीड़ा है ना, वो आपको टिकने नहीं देता। तो इस तरह से मैं पार्टियों में मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया, तो मुझे वहाँ का अहदेदार पीपल्स पार्टी का बनाया गया। फिर बेनज़ीर साहबा शहीद हुई, तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, तो मैं दुबई में ही था मार्च 2008। तो मेरे ना दोस्त जो बहावलनगर से MNA थे, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, वो गल्फ़ के नून लीग के सदर थे। तो मेरी उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत था। तो उन्होंने कहा कि तो बस साहब थानू अज नवाज शरीफ साहब नाल मिलाना है। अच्छा, तुहाडी कायद तो रही कोई नहीं, तो आओ थानू असीं अपने कायद नाल मिलाइए। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं फिर गया इसाक डार साहब के घर, उनसे पहली मुलाकात हुई और बड़ी ही यादगार मुलाकात थी। आप यकीन करें कि जिस तरह से कोई बंदा ना जादू कर देता है, सहरंगेज़ शख्सियत होती है, तो जब मियाँ साहब ने हाथ मिलाया, फिर जफ़ी डाली, तो बस वो जादू की जफ़ी साबित हुई। अच्छा। तो वो दिन और आज का दिन, मियाँ साहब, आपको पता है जब मैं ये इलेक्शन जीत के गया हूँ, तो पहली जो हमारी मीटिंग हुई, तो वो काफ़ी देर के बाद हुई। मेरा ख्याल में उसके दरमियान कोई 4-5 साल का वक्फा होगा, लेकिन जफ्फी का असर रहा। जफ़ी का असर रहा था। अब सुने ना, तो मियाँ साहब, मैं सामने बैठा हुआ था, तो बाकी जो ये ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब हुए, तो वो मुआशियात पे बात कर रहे थे और मुल्की हालात जब मुशर्रफ की वजह से वो सारा हुआ, तो कहने लगे ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये जो दुबई से आज़ाद अली तबस्सुम साहब। आज़ाद साहब, आप बताइए उस वक्त दिरहम का क्या रेट था जब मैं वज़ीर आज़म था? तो मतलब पहचान मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो हुई, मुझे उस पर फ़ख्र है कि वो कारकुनों को नहीं भूलते। इवन जब 2018 में मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो मैं जेल में मुलाकात करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा तुसी कौमी असम्बली का तो बस इलेक्शन क्यों नहीं लड़िया? मैं कहा कायदे मोहतरम जब तुसी बाहर होगे ना, फिर ये गलबात करांगे कि क्यों नहीं लड़िया। मतलब वो अपने कारकुनों को नहीं भूलते। तो वो उनका जो मिलने का पहला वाक़या हुआ, जो हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने उनके साथ डिस्कस किया कि हमें ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में बड़े मुश्किलात होती हैं और हमारे मसाइल हल नहीं होते, मसले बड़े हाँ, तो आप ना कोई इदारा बना दें, और बल्कि ऐसा करें कि आप सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में हमें हमारे बंदों को बगैर इलेक्शन के जो अपने मखसूस सीटें होती हैं ना, मखसूस नशस्तें, तो हमें 10% उसमें ना कोटा दें, सूबाई में भी और कौमी भी 10%। लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि चूँकि विफाक में उस वक्त थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना, तो इस वजह से हम इस वक्त नहीं कर सकते। जब हम खुद इक़्तिदार में आएंगे ना, तो हमारे पास बहुत है अक्सरियत होगी, तो फिर ये हम कानून बनाएंगे। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल आप उन बंदों के नाम दें जिनको आपने इलेक्शन लड़वाना है। मेरा आपसे वादा है कि सबको टिकटें दूंगा। सही। आप यकीन करें कि जब वो इलेक्शन का वक्त आया, तो उन्होंने जो जो चौधरी नूर साहब ने नाम दिए, उन्होंने मेरा नाम भी उन्होंने दे दिया, और उन्होंने मियाँ साहब ने बग़ैर किसी जांच पड़ताल के उसी मोहब्बत को, क्योंकि ये 2008 से लेके 2013 तक हमारा उनके साथ जो मीटिंग्स का सिलसिला था, वो तकरीबन हर महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, जब वो जद्दा से दुबई आते थे और दुबई से लंदन जाते थे, लंदन से फिर वापसी, तो उनका जो स्टे होता था दुबई में, तो उस वक्त हमें ये बड़ा मौका उनसे मिला। तो इसी वजह से वो जो इमारात के हम लोग हैं ना, हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो उसमें फिर उन्होंने जो नाम चौधरी साहब ने दिए, सबको टिकट दे दिए उन्होंने। तो उनमें से सिर्फ हमारे यहाँ से जो चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब थे ना, ये 2013 में इलेक्शन लूज़ कर गए थे, बाकी सारे जीत गए थे। तो मियाँ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए बाद में फिर ओवरसीज़ कमीशन भी बना दिया। मतलब जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया।
आपने कब बताया कि बीबी से आपकी हर हफ्ते मुलाकात होती थी, जी काफ़ी मुलाकातें हुई होंगी, कोई एक यादगार वाक़या बीबी का? हाँ, जब ये इराक़ का सिलसिला चल रहा था ना, तो उस वक्त जो ख़बरें आती थी ना ख़वातीन के साथ नारवा सलूक की, तो बीबी उस पर बहुत अफसरदा हुआ करती थी। इसी तरह से जब पाकिस्तान में ये अफ़गान सरहद से पाकिस्तान पे हमले होना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त बेनज़ीर साहबा ने हम सब के साथ ये बड़ी जुर्रत के साथ कहा कि हम इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे, बेशक इसके लिए हमें अपनी जानों की कुर्बानी देना पड़े। बड़ी बात है उस वक़्त भी। उस वक्त और इसका मतलब है आज जो हुकूमत कर रही है फिर उसी ठीक तनाज़ुर में ठीक कर रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा एक ये बताएं कि आपका लंबा सफ़र है सियासत का, जो बंदा कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, आपने बहुत कुछ जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की, आपने तरक्याती काम करवाए, आपने बहुत पार्टी के साथ बड़ी कमिटमेंट रही। कोई गलती भी होती है इंसान से अपने काम के दौरान, कोई ये गलती शेयर करना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि मैंने सियासी तौर पे अभी तक कोई गलती नहीं की, जो कि पुराने घाघ किस्म के सियासतदान हर इलेक्शन में करते हैं। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक ही चीज़ है कि मैंने सियासत से इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं कमाया। अपने पल्ले से इलेक्शन लड़ता हूँ, टिकट मिल जाए तो इलेक्शन लड़ता हूँ, ना टिकट मिले तो जिसको टिकट मिलता है दिल से उसके लिए कैंपेन करता हूँ। आज़ाद अली तबस्सुम जो अपने इलाके में अखबार भी बेचते रहे, आपने बसों में भी जो है अखबार भी बेचे और लोडिंग अनलोडिंग का काम भी किया। आज आज़ाद अली तबस्सुम एक बड़ा ज़िम्मेदार बन गया है, कैसे हुआ ये सब? मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला का फजलो करम है। और एक सक्सेस स्टोरी मैं, मास्टर शेयर हाँ करें। मैं वही बताने लगा हूँ कि अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला फिर अपने उन मेहनत कश दोस्तों को उनकी मेहनत का सिला देते हैं। सही। तो बेशक। मैंने 1985 में दुबई में कदम रखा और उस दौरान 1993 तक मैंने मज़दूर की हैसियत से काम किया। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो स्क्रैप की गाड़ियाँ हैं वो लोड की, अनलोड की। इसी दौरान एक्सपीरियंस हुआ स्क्रैप कैसे ख़रीदना है, कैसे बेचना है, कितना मार्जिन होता है। तो इसी दौरान चूँकि मैं लिखारी भी था और ये रीडिंग का शौक़ था, इंग्लिश अखबारात जैसे गल्फ़ न्यूज़ और खलीज टाइम्स दुबई के, इनमें टेंडर वगैरह आते थे और उनमें मैंने ना दिलचस्पी शुरू की। लेकिन चूँकि वो टेंडर हज़ारों लाखों में उनकी बड़ी गारंटी amount वगैरह होते बड़ी थे, अमाउंट सही। को मेरे पास तो नहीं था ये सिलसिला, सही। मजदूर के पास ये कहाँ से होता है। लेकिन 1993 में जदाफ दुबई का एक ऐड आया था कि वो अपना नाम जहाँ पे शिप रिपेयरिंग होती है तो वो जदाफ का ठेका देना चाहते हैं। ये पहला ठेका था जो हमने लिया और जिसमें एक साल में अल्लाह का शुक्र है कि 5 लाख दिरहम का फ़ायदा हुआ। सही। उसके बाद मुझे ये चस्का लग गया एक- कि एक जहाँ पे मतलब- भी कोटेशन तलब करते, अखबार में इश्तिहार आता, ऐड आता, तो मैं उसी नीलामी जाका में कितने खुल गया। नीलामी में पहुंच जाता जनाब। सही। अगर वो हासिल नहीं कर सकता था ना तो वहाँ पे कुछ लोग होते थे कुछ यार ना कुछ हासिल कर लेते थे, कुछ ना कुछ वो यार पूल करके। तो हाँ नहीं बोल नहीं, वो कह देते ना कि भाई आप इतना ज़्यादा वो ऐसे ही होता है ना, जैसे बिल्कुल। ठेकेदार अब करते हैं। जी हाँ, तो उसमें अगर तो मैं बोली ज़्यादा दे देता तो वो बोली मेरे नाम पे निकल आती। इस तरह से मैंने फिर दुबई में हॉस्पिटैलिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमें 2002 में मिला। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने रिज़्क दिया। उसके बाद RTA, फिर एतिसलात, फिर दीवा, सीवा। दीवा के से मुराद है दुबई इलेक्ट्रिक कंपनी और सीवा से मुराद है शारजा इलेक्ट्रिक कंपनी। इसी तरह से फीवा फेडरल इलेक्ट्रिक कंपनी। अच्छा, ये सारी जिस तरह से वापडा है ना यहाँ, इस तरह से उनकी जो केबल्स या उनका स्क्रैप होता था फिर हम वो ख़रीद लेते थे। तो उसमें फिर अल्लाह पाक रिज़्क देता था। फिर मैंने अपनी कंपनी की शाखें शारजा, अलैन, अबू धाबी और अजमान, रास अल खैमा वहाँ पे कायम की और फिर हमने रिसाइकलिंग का सिलसिला शुरू किया। उसमें प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग और स्क्रैप की अपडेट होती हैं चीज़ें। जी।
तो वो फिर हमारा जो स्क्रैप मटेरियल था वो पाकिस्तान में भी आता था, ज़्यादातर इंडिया में जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, बड़ी मार्केट है तो उनको ज़्यादा स्क्रैप की ज़रूरत होती थी। तो आपको पता है कि इस बिज़नेस में जो आपको ज़्यादा मार्जिन देता है आप उसी को अपना माल बेचते हैं, तो ज़्यादा माल हमारा वहाँ पे जाता था। यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा थे, इसलिए पाकिस्तानी जो है ये कम मार्जिन देते थे। फिर सुहार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्टेट है ओमान की, सही। तो सुहार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ फिर अब पे दुबई से ओमान भी जाना शुरू हो गए। जी हाँ, वहाँ पे हमारे ट्राले जो है ना वो स्क्रैप लेके जाते थे। फिर मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई आज़ाद ट्रांसपोर्ट के नाम से, तो वो कुवैत, कतर, बहरीन, इन मुल्कों में फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल है जिसकी ज़रूरत है वो भेजते थे। तो इस तरह से ये फिर कारोबार जो है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कारोबार फैलता गया। मैं वहाँ से पैसा फिर यहाँ पे इन्वेस्ट किया ज़मीनों में, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे जितनी ज़मीनें हल्के में हैं। आपका तो एक सफ़र समझ आता है, दुबई गए, मेहनत कर, पहले जर्नलिज्म भी साथ की, ऑब्जर्वेशन बड़ी गहरी, ठीक है, बीइंग जर्नलिस्ट, फिर बीइंग बिजनेसमैन आपने कदम जमाए, और फिर आपने एक अल्लाह ताला ने एक सर्कल चला दी, जी बिल्कुल। आप यहाँ के बड़े ज़मींदार बन गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैंने देखा है, कुछ लोग रुकने सूबाई या कौमी असम्बली बनते हैं तो उनका कोई कारोबार नहीं होता, और बाद में भी कारोबार नहीं होता, वो सियासतदान नहीं होते, लेकिन वो करोड़पति बन जाते हैं। आपकी बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग एक पॉलिटिशियन, बीइंग एक सक्सेस स्टोरी, बीइंग ए सोशल साइंटिस्ट, क्या ऑब्जर्वेशन है कि कैसे बन जाते हैं? अच्छा, सियासतदान को तो आप एक तरफ रखें, बतौर जर्नलिस्ट क्या आप समझते हैं पहले कि आप सियासतदान की वही- बात आए, नहीं हम बाद में नहीं जर्नलिस्ट नहीं, में मैं आएंगे। बात करने लगा हूँ कि मेरे अंदर का जो जर्नलिस्ट है, जो सहाफ़ी है, जो कलमकार है, वो मरा नहीं है, 24/7 वो जिंदा है। जिंदा है, ठीक बिल्कुल है, सही। तो मेरी नज़र सियासत से हट के इन मामलात पे भी होती है कि हमारे मुल्क में, हमारे अदारों में क्या हो रहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से मुख्तलिफ़ कामों में मुलव्वस होते हैं। मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये सारे दूधे तुले हुए नहीं, कुछ लोग ऐसे होंदे ने, लेकिन जो वफादार सियासतदान ने, जिन्होंने अवाम दे विच इज्जत कमानी है, वो लोग बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पैसा कमाते ने उस पासे नहीं आते। इन नजायज के होते क्या क्या है? जाहिर है आप कौन सा मतलब फीडर पीते हैं, आपको भी पता है, आप बच्चे तो नहीं है ना। नजायज मेरी यही बात काम ये होता है तो कि नहीं है। बात सुने, ठेकेदार जो लोग हैं, ये कुछ लोग ऐसे रहे हैं। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मरीम नवाज ठेकेदार ने कमीशन क्या देते थे, किया? ठेकेदार कमीशन देते थे अराकीन असेंबली को। हम तो यही कुछ लोगों से। हम सुनते आए हैं, लोग कहते हैं जी वो फलान ठेकेदार ने फलान को इतने पैसे दे देते। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मरीम नवाज साहबा ने क्या किया है कि अब सारा कुछ ऑनलाइन होता है, कोई बंदा किसी के साथ मुनाफली नहीं कर सकता, जाके वो ई टेंडरिंग करे, अपनी कोटेशन जमा करवाए, जिसकी जो तरीकाकार है। हाँ, जो तरीकाकार है। तो इसमें करप्शन नाम की अब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कोई तरीका? बस यही सुनते थे हम तो, इसके अलावा कोई नहीं। नहीं। ये जो कुछ जो अजमल चीमा साहब ने मुझे बताया कि कुछ लोग जो हैं वो किसी का अगर डूबा हो पैसा है वो दिलवा दें, उसमें से भी सर्विस की मद में कुछ साइलेंट बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं बगैर पैसे के भी। बहरहाल मैंने अल्लाह का शुक्र है आपने ना, देखा कोई मैंने ऐसा? मैंने ना तो साइलेंट पार्टनर, नहीं, बात सुने ना, मैंने मैंने आपको नहीं कोई कहा, मैं आपको नहीं कह रहा, आपने देखी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की? नहीं, ऐसा होता नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मेरे समझ के मुताबिक तो वो गलत कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, और दूसरी बात यह है कि जो करता है उसी को पता होता है ना। नहीं कभी तो किस तरह ऑब्जर्वेशन से- भी तो होती है ना, ये तो ये नहीं जो ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपको बता दी कि इससे पहले, अब तो सारा कुछ जो है ना नेट पे अवेल होता है। राना सनाउल्लाह ने साहब ने 4 पाई ऊपर नीचे शेर, और फिर उधर 4 पाई एक तरफ, उसकी सपोर्ट करने का आपको कहा, आपने की। आसिम जी साहब को आपने सपोर्ट किया, आसिम जी साहब बाद में उधर चले गए। तो ये क्या साइंस थी कि आपकी क़यादत ने, क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं था या क्या था उस पे इसमें कि शायद साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या पीपल्स पार्टी जहाँ से इलेक्शन
कई सीटें ऐसी थी जहाँ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो हमने अपने कैंडिडेट विदड्रा किए। बिल्कुल सही है, ये सीट एडजस्टमेंट चलती ठीक है, है। सीट एडजस्टमेंट। तो इसी तरह से उनके साथ भी मामलात कुछ ऐसे थे कि वो टिकट पे इलेक्शन लड़ने के बजाय वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ठीक तो है, उन्होंने कमिटमेंट की होगी ना कोई राणा साहब से। सुने, मैं समझता हूँ हाँ। अब वहाँ पे चूँकि साई साहब जो थे वो कई दफ़ा पार्टी चेंज कर चुके थे, तो उनका मुकाबला करने के लिए आसम नज़ीर साहब या उस फैमिली का, चौधरी नज़ीर वो फैमिली विनिंग का, हार्स थे। हाँ विनिंग हार्स थे, उनमें से किसी भी बंदे को टिकट दे दिया जाता तो वो उसने जीतना था या सीट एडजस्ट की जाती, या सीट एडजस्ट की जाती। पार्टी तो पॉलिसी थी ये पार्टी पॉलिसी थी। और उसके बाद पार्टी पॉलिसी ने तो कर दिया, फिर उन्होंने इसका मतलब जो आसम साहब ने जो किया वो पिट के खिलाफ किया। नहीं, मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपने हालात के मुताबिक, जो भी उस वक्त के हालात थे उसके क्या एक मुताबिक बंदा- फैसला एक किया। पार्टी लेकिन आपको सपोर्ट दिला रही है। मैं आपको बताता हूँ कि होता ये है कि जब बंदा जीतता है आज़ाद हैसियत में, फिर वो देखता है कि हमने दोबारा भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है तो हम अपने हल्के के अवाम के लिए काम करवाएं। तो जो आज़ाद उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, अब आज़ाद उम्मीदवार हो या अपोजिशन को कोई बंदा हो, उसको हुकूमती फ़ंड्स वगैरह नहीं मिलते। तो आसम नज़ीर साहब ने हल्के के अवाम के मुफाद के लिए अगर वो उस वक्त की हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला था और हल्के के अवाम के मुफाद। लेकिन नून लीग के साथ था ना धोखेबाजी हुई। देखिए, अगर वो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ते, सपोर्ट तो थी। हाँ सपोर्ट होना एक और चीज़ है, इस तरह से बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट की जाती है, लेकिन सपोर्ट पार्टी ने किसी वजह से की होगी ना कि ये जीत के हमें भी कुछ ये देंगे। देखें, ये सियासत में तो गिव एंड टेक ये जो हमारे कायदीन होते हैं ना, तो उनका अपना एक सोच होती है। कायदीन ने तो ये दुरुस्त फैसला किया कि इस बंदे को हम सपोर्ट करते हैं, ये जीतने के बाद हमें हमारी पार्टी को सपोर्ट करेगा, हमारी पार्टी के साथ बनेगा, बाजू बनेगा, तो बाद में कोई बंदा। शाह साहब, बाज़ दफ़ा ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं और ये मजबूरी की हालत में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं कि जिस बंदे ने बार बार पार्टी बदली हो, चेंज की हो, तो उसको कैसे हराया जा सकता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि इस सीट एडजस्टमेंट का भी यही असूल था कि उन्होंने, पार्टी कायदीन ने जो भी फैसला किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा ना। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त के हालात के मुताबिक आसम नज़ीर को इस हल्के में उतारना उन्होंने मुनासिब समझा। और दूसरी बात यह है कि हम ये समझते थे कि 2018 के इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आएंगे, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो हमारे हक़ में थे। ये RTI सिस्टम ना बैठता तो फिर पार्टी की हुकूमत बननी थी हमारी पार्टी की, और आसम साहब ने भी हमारे साथ ही होना था। अच्छा, ये बताएं कि मेट्रो का मनसूबा फैसलाबाद में इंटेक है या? मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा ने चूँकि ये वादा किया और वो चाहती हैं कि इस मनसूबे वादा तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, आपको याद होगा। सुने बिल्कुल, तो वो चाहते हैं, बल्कि शाहबाज साहब ने वादा किया था मेट्रो के लिए। तो मेट्रो जो है वो उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी वादा किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि कायदीन ने अगर किया है वादा तो वो वादे से मुकर नहीं रहे। आपके DDC वाले कह रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन हो गए, अखाड़ बिछाड़ हो गई। शाहिद साहब बात सुने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया जाए, ना DC ने, ना ही किसी रुकने असम्बली ने, ना टिकट होल्डर ने। अब जो बाहर बात आई है ना वो गलत है, बात बिल्कुल गलत है। असल बात ये है कि वहाँ पे तमाम अरकान असम्बली ने ये तजवीज़ पेश की कि चूँकि इस पे 100 अरब लगने हैं, तो जब 100 अरब लगने हैं तो इस मंसूबे की वजह से बाकी शहर के या देहात में जो अंडरपास या फ्लाई ओवर बनने हैं या बाकी जो मुख्तलिफ काम होने हैं पब्लिक के, कहीं सिर्फ एक मंसूबे में ये सारे पैसे ना चले जाएं। तो होना ये चाहिए कि ये भी मंसूबा हुकूमत करे और हमें जो है ज़्यादा देहात की सीटें अगर देखें तो देहात में 6 सीटें हैं और शहर में कौमी असम्बली की 4 सीटें हैं या 8 सूबाई हैं और बाकी बाहर हैं। तो अगर सारा पैसा एक मंसूबे पे लग जाएगा तो बाकी जो है जहाँ पे अंडर पासेस की ज़रूरत है, जहाँ फ्लाई ओवर की ज़रूरत है या बाकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए अगर तो हुकूमत के पास पैसा है तो फिर तरजीही बुनियादों पर अंडरपास, फ्लाई ओवर, उनके लिए भी पैसा इस बजट में रखा जाए और मेट्रो के लिए भी पैसा रखा जाए। अगर
दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़े कि हुकूमत ये समझती है कि हमने आपको 100 अरब से ज़्यादा नहीं देने फैसलाबाद को, तो फिर मेट्रो खत्म कर दिया जाए। तो फिर मेट्रो की बजाय बाकी मंसूबे मुकम्मल करने के बाद मेट्रो शुरू की जाए। आपका आप उनके हामी हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास अलग और बजट अगर नहीं है, पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो दोनों मंसूबे यक वक्त बाकी भी, लेकिन इस और 100 ये अरब भी। से और जो फ्लाईओवर वगैरह बनाए जाए, मेट्रो ना बनाया जाए। नहीं, आप फिर बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पैसे मौजूद हो तो दोनों जो हैं वो शुरू कर दी जाए। अगर लेकिन नहीं है, पैसे अगर नहीं है तो फिर मेट्रो ना को नहीं, मेट्रो करें, बाद में करें। पहले फ्लाईओवर और सड़कें बनाएं, अंडर तरक्याती काम देखें, कराएं, जितने भी छोटे तरक्याती काम तरक्याती है काम। फैसलाबाद के, आप जब कैनाल एक्सप्रेस वे पे सफ़र करते हैं तो ज़रा शाम को सफ़र करके दिखाइएगा, सुबह के टाइम पे सफ़र करके दिखाइएगा, कितने कितने घंटे लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, कितने कितने किलोमीटर। सही कह रहे हैं, तो वहाँ पे अंडर पासेस की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल है। हम ये कहते हैं, तमाम अरकान असम्बली कोई एक भी इस बात से इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन इस 100 अरब में से पहली प्रायोरिटी ये हो कि फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाएं और जितनी- मेट्रो, उसके बाद 100 अरब के अच्छा, बाद पैसे दें। अब मेट्रो की बात करते हैं। हाँ। क्या मुल्तान जितना सीधा ये फैसलाबाद का कोई रोड है, लाहौर जितना कोई सीधा रोड है कि जिस पे मेट्रो बनाई जाए? तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि फैसलाबाद जो है ये हमारा छोटा है, कायदीन बगैर जो है फ्रेमवर्क मंसूबे- का ऐलान कर दिया। मंसूबे पहले नवाज शरीफ ने ऐलान किया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, फिर मरीम साहब ने ऐलान किया, तो कायदीन बगैर पेपर वर्क के ऐलान करते थे। हम आपको क्या कह रहे हैं कि दोनों मंसूबे, मेट्रो भी बनती है तो बनाई जाए, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आप काम, पहले आपको कहते- बाकी काम नहीं चाहिए? पहले नहीं, आप आप कहते- बताइए बतौर नहीं, शहरी, आप पहले कहते हैं- आपको अंडरपास चाहिए कि नहीं देखिए चाहिए? मेरी बात सुनिए, मैंने मैं आपकी मेट्रो की बात सुन ली, मैं मुझे मेट्रो- जवाब दे ना। आप मुझे कैटेगोरिकली बताएं कि इस 100 अरब जो 100 अरब मुख्तस किया गया है, इसमें आप मेट्रो के हामी नहीं है, इसके अलग नहीं, बजट। मैं हामी हूँ, लेकिन इस तरह से कि मेट्रो जो है वो बाद में बना ली जाए। पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेट्रो से भी ज़्यादा, देखिए जब मेट्रो ने शुरू होना है ना, प्रायोरिटी पे पहले जितने अपना अंडरपास हैं या फ्लाई ओवरों की ज़रूरत है, जो अर्जेंट बेस पे जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल बनते हैं, उनके लिए भी अगर फंड्स इस बजट में मखसूस कर दिए जाते हैं, उन पे भी प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। उसके बाद अगर हुकूमत के पास पैसे हैं तो मेट्रो भी शुरू होना चाहिए, मेट्रो के हम मुखालिफ नहीं हैं। एक बात, ये 100 वादा- अरब, ये 100 अरब जो मेट्रो का मुख्तस है, नहीं, और आप इसमें से कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि अगर इस 100 अरब के अलावा कोई पैसे नहीं हैं तो फिर प्रायोरिटी पे बाकी कामों को प्रायोरिटी दे दी जाए, इसको बाद में कर लिया जाए। ये नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिए, कर लेना चाहिए इसको। फिलहाल अब रहने दें, फिलहाल रहने दें। 100 अरब से ज़्यादा अगर पैसे पैसे हैं तो ये फिर भी बेशक करें। कर लें। हाँ। अच्छा, फेडमक में बहुत सारे चाइनीज़ काम करें और फेडमक का थाना जो है बड़ा एक्टिवली काम भी करता है। एक सिक्योरिटी के नाम पर आपकी हुकूमत है, आप वहाँ के मकामी MP भी हैं और पहले भी आप पार्लियामेंटेरियन हैं। उधर चाइनीज़ को कहा जाता है कि अगर आपने सिक्योरिटी, आपने मूवमेंट करनी है तो आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में मूवमेंट करनी। बहुत अच्छा काम है, बहुत, क्योंकि एक हमसाया मुल्क जो हमारा जो है हर वक्त वो कोशिश में रहता है कहीं ना कहीं से कोई उसे मौका मिले और वो टारगेट करे। ये सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें कहा गया बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करें, और जब वो 30,000 रुपया या 40,000 रुपये में तलके SHO को दे देते हैं फेडमक के, तो वो वैसे चले जाते हैं लाहौर से, जहाँ इधर से फिर जाके वो बताते हैं कि चिनोट वाली साइड से आना, उधर से उतरना, वो के उधर जो अगर आएगा वो मेन से उधर ISI के बंदे बैठे होते, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे, फिर उनकी खबर हो जाएगी। ये क्या है, आप समझते हैं? नहीं, मैंने आप ही के ये इस वक्त बैठा हुआ चैनल के सामने, तो ये आपसे मुझे पता चल रहा है कि इस तरह से होता है। मेरे इल्म में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। अगर ऐसा होता हो तो ये अगर ठीक ऐसा है? है तो गलत है, आप गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत बेखबर कैसे हो सकते हैं? आपके इलाके भाई, में मैं सिक्योरिटी का बंदा तो नहीं हूँ, मैं एजेंसियों आप का बंदा, मार्शल बिजनेस में मैं हैं। एजेंसियों का बंदा नहीं हूँ। मुझे अवाम के मसाइल हल करने हैं। चलें, ये सिक्योरिटी के काम जो है, सिक्योरिटी इदारों के काम देखें, मैं क्यों देखूं? आप पर्चे भी सारे करवाते हैं, फिर नहीं, सियासतदान मैंने बेगुनाहों को रिहा भी करवाते हैं। बात सुने ना, ये एक तरफ हम कहते हैं मेरी मुल्क में तरफ से- सरमाया है। मेरी तरफ से जब मैं सियासत में आया हूँ, कोई एक बंदा पूरे हल्के से कह दे कि मैंने कभी थाना सियासत की है, जिस तरह से
बहुत सारे एमपी हैदराबाद सियासत तो आपके साथ भी हुई, आपके एफबीआर ने पैसे नहीं रोके? थाने में जाके बैठ जाते हैं। आपके एफबीआर ने पैसे रोके ना? किसके? एफबीआर ने आपके पैसे रोके रखे ना अकाउंट में? हाँ बिल्कुल रोके हैं। तो सियासत नहीं हुई आपके साथ? इस बात को छोड़े, बात सिक्योरिटी की हो रही है। अल्लाह के बंदो, सिक्योरिटी की बात और है। सिक्योरिटी जो है ये अलायंस है किसके साथ? पाकिस्तान में आने वाली सरमाएदारी के साथ। अब चाइनीज यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं इस सिक्योरिटी इशू की वजह से। वो कहते हैं जिन्ने पैसे लगे ना साढ़े को सानू उन्नी दे दो, असीं जाने घर। मैंने आपसे ये बात इसलिए शेयर की कि आप वहाँ से पार्लियामेंटेरियन हैं। एक मसला हमारी इन्फॉर्मेशन में आया, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मैंने आपसे शेयर किया, अब आप जहाँ आपके लिए में आप उसको चेक करवाएंगे तो अगर ये बात सही हुई तो आप फिर आप मुतलका इदारों से बात भी करेंगे। मुझे पता है आप इस हवाले से बड़ा आपका विजन है। एक मुझे बात बताएं, एक सियासी कारकुन के लिए कोई आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कोई उसको मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सियासी वर्कर्स को ये पैगाम दूंगा कि आपकी दी हुई कुर्बानियाँ बाज़ दफ़ा वक्ती तौर पे आपको नज़र आता है कि मैं आप बहुत खिदमत कर रहा हूँ पार्टी की, तो सिर्फ कारकुन हो के पार्टी के लिए काम करने की वजह से आपको टिकट दे दिया जाए या कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो ये उस वक्त तक मुनासिब नहीं है जो इस मुल्क के हालात बना दिए गए हैं इलेक्शन लड़ने के। बहुत कारकुन कहते हैं, बहुत से कारकुन इलेक्शन के बाद, जी हम कारकुन हैं, हम 30 सालों से काम करें, 40 सालों से काम करें, हमें टिकट दिया जाए। लेकिन महज कारकुन होने की वजह से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन के जो लवाजमात हैं जब तक वो आपके पास ना हो, इवन आपने काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ना है ना, तो आपके पास जब तक लवाजमात ना हो तब तक आपको अमली तौर पे सियासत में नहीं आना चाहिए। शौक़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो मैं कारकुनों को ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने कारोबार पे तवज्जो दें, आपका अपना ज़रिया रोज़गार होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास अगर फ़ालतू पैसे हों और आप सियासत करना चाहें, क्योंकि जो ईमानदार और शरीफ आदमी अगर उसने सियासत करनी है तो उसको जेब से पैसा खर्च करके अपने डेरे को चलाना पड़ता है। सही है। तो अगर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपके वो सपोर्टर भी चला देते हैं? नहीं, बहुत सारे मैंने सियासतदान होते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बतौर कारकुन, आपने पूछा कि पैगाम क्या है, सबसे पहले अपने कारोबार पे तवज्जो दें। अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो वो टाइम आप सियासतदानों को या सियासत को दें। 24/7 कारकुन का सियासत में उलझे रहना ये उसके लिए नुकसानदेह है। 24/7 कारकुन का सियासत के साथ उलझे रहना उसके लिए नुकसानदेह है। अगर आपके पास अपनी रोज़ी रोटी कमाने के बाद को टाइम बचता है तो आप सियासत को दें। अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आप सियासत में आएँ भी और इलेक्शन भी लड़ें। ये कहना है आज़ाद वसीम साहब का, उनका वसी एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो ज़ीरो से हीरो बने। इनसे कारकुन का ये मैसेज बड़ी अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।